राइट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेस कॉल। आज की वेंसडे की कॉल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी कॉल है वो हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ बॉटम सर्जरी, दैट इज मेटोइडियोप्लास्टी। मेटोइडियोप्लास्टी के ऊपर हमारा जो है आज दूसरे भाग का कॉल है। पहला भाग जो है हम लोग पिछले वेंसडे देख चुके हैं, जो मैंने करी थी। तो वो जो है उसका वीडियो जो है, जिन लोगों का मिस हो गया था, वो देखिए सामने आपके हमने यूट्यूब का लिंक दे रखा है। उस पे आप जा करके देख सकते हैं, है ना। तो एक सेकेंड जरा होल्ड करिए, ये क्या हो रहा है। हाँ, परफेक्ट। हाँ, तो ठीक है। ये मैंने एनोटेशंस डिसेबल कर दिए, क्योंकि भाई कोई लोग भाई हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक है यहाँ पे ड्राइंग करने का। सो अच्छा, तो आज की मीटिंग में जो है आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मीटियोरियोप्लास्टी जो फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, पहला भाग उसका हो चुका है पिछले बुधवार को। और उसमें जो है मैंने आपको पूरा प्रक्रिया समझाई थी सारी की सारी, कि मेटोइडियोप्लास्टी होती क्या है। तो मेटोइडियोप्लास्टी के साथ में जो दो और प्रक्रिया होती हैं, वैजिनेक्टमी और स्क्रोटोप्लास्टी। सो वैजिनेक्टमी होती है क्लोजिंग अप ऑफ द वजाइनल कनाल, और स्क्रोटोप्लास्टी होती है बॉल्स बनाना, जो नीचे पुरुष शरीर में जो लिंग होता है नीचे, उसमें एक तो पीनिस होता है और उसके नीचे बॉल्स होती हैं, है ना। तो वो बॉल्स जो हैं उसको जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है स्क्रोटोप्लास्टी। तो वो मैं आपको आज उसके बारे में सारा सब कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले जो दो तीन बातें मैं हमेशा करता हूँ, एक आपको मैं जो है सामाजिक संदेश देता हूँ, तो वो बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखिए कि हमारा जो ये जो मीटिंग है, ये पहले हुई थी 2020 में, 17 तारीख को, 17 जून को। तो ये मीटिंग्स जो हैं हर बुधवार होती हैं। हर बुधवार जो है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूँ और बताता हूँ। लेकिन 2 साल में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं, डेढ़ पौने 2 साल हो गया है, कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और हर टॉपिक पे जो है मैं कॉल दो दो तीन तीन बार कर चुका हूँ, कुछ कुछ कॉल जो है। तो ये हर वेंसडे का जो कॉल है, ये मैं शुरू करूंगा आपके साथ, रखूंगा, जारी रखूंगा आपके साथ सिर्फ दिसंबर तक। जनवरी 2022 से जो है ये हम इसको बाई वीकली करेंगे, विच इज ट्वाइस अ मंथ। क्योंकि हर वीक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा, दूसरी बात कि हमारा जो ग्रुप है, हैप्पी ट्रांसमैन का ग्रुप, ये सबसे बड़ा ग्रुप है पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसमैन के लिए। 600 लोग के करीब लड़के इसमें जुड़े हुए हैं, और सारे विश्व से जुड़े हुए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं। आपके आपके साथ मैं जुड़ा हूँ अभी न्यूयॉर्क अमेरिका से। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है बांग्लादेश, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, ओमान, बहुत जगह से जो है लड़के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो जिसको भी जो मदद चाहिए, इनफैक्ट ओस्लो, नॉर्वे ओस्लो से अभी हमारे साथ कल परसों एक नए भाई जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर, और आपको हर तरह की मदद जो है हम लोग कोशिश करते हैं करने की। हमारी रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है। हम सिर्फ अपने पैसे से ही, जो हमारा वॉलंटियर्स ग्रुप है, हम आपस में ही जो है इकट्ठा करके पैसे, उससे पैसे की मदद करते हैं। और उसके अलावा जो भी मदद आपको चाहिए, मुझे करीब करीब 30 से 40 मैसेज जो है रोज आता है। उसमें जिस भी तरीके की मदद चाहिए होती है वो लिखी होती है भाइयों ने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मदद हो सके उन लोगों की वो हो। हर मैसेज का जवाब देता हूँ। हालांकि समय का बहुत फर्क है, तो कॉल में जो है हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ और आप लोग इंडिया में हैं। तो करीब करीब 10:30 11:30 घंटे का फर्क जो है पड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप अपने सुबह भारतीय समय अनुसार सुबह 6 से 8 या रात में 9 से 11 मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। अर्जेंट है फौरन कॉल करिए, अर्जेंट नहीं है मैसेज करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा हमारा ग्रुप जो है वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन, सीओए। उसके आप जब वो सीओए बनाते हैं ग्रुप में जुड़ने के बाद, तो उससे जो है आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। आपको डिस्काउंट, साइकाइट्रिस्ट के पास 50% का डिस्काउंट है, आपको इंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास डिस्काउंट है। आपका जो है सर्जरी का मैं अभी तक कहीं नहीं कर पाया हूँ किसी भी डॉक्टर से, लेकिन मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं सर्जरी पे भी डिस्काउंट का काम कर रहा हूँ, तो वो भी अगले साल जो है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिस्काउंट सर्जरी पे भी मिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली और बॉम्बे, जहाँ पे सबसे ज्यादा सर्जरीज होती हैं, वहां पे हम लोग जो है एक मकान किराए पे ले लें।
और फिर हमारे भाई जो जाते हैं रहने के लिए, उनको रहने की वहाँ पे सुविधा हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए अच्छे से। और इन सब का फायदा आपको मिलेगा। आप ग्रुप पे जुड़िए। ग्रुप पे जुड़ने के लिए जो है आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्रुप 600 लोगों का है, और व्हाट्सएप जो है उसमें खाली 256 लोग ही जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हमको मूव करना पड़ा। पिछले साल ग्रुप जो है सिर्फ 5 महीने हुए थे, 5 महीने में ही ग्रुप जो है 256 के ऊपर ग्रो कर गया था। तो टेलीग्राम डाउनलोड करिए। नीचे आपके देखिए सामने आईडीज दे रखी हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे नंबर नहीं आईडीज चलते हैं। तो आप आईडीज जो है ये सामने देखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप जो है मैसेज करिए, या आपको जो है ग्रुप में जोड़ देंगे, है ना। और इसके अलावा कॉल के अंत में मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, उसका लिंक मैं आपको दूंगा। तो आप सीधे उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहां से कोई ना कोई भाई जो है 10 एडमिन है उसके अंदर, कोई ना कोई आपको जोड़ देगा उस ग्रुप के अंदर। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, द हैप्पी ट्रांसपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आती है, सारे वीडियोज वगैरह वो भी उस पर भेजते हैं। प्लस यूट्यूब जरूर आप जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर संडे जो है इस पे हमारे दक्ष भाई जो है वो वीडियो डालते हैं। तो वो करना बहुत जरूरी है ना। तो उसके साथ ही जो है आज की कॉल हम शुरू करते हैं। तो सॉरी, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि हाँ भाई, जैसे मैं ग्रुप पे बार बार बोलता रहता हूँ, सामाजिक संदेश जो है वो ये आज का ये है कि जैसे मैं ग्रुप पे बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई अगर पता है तो ही किसी चीज का जवाब दीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में मैं देखा है, मैं कभी कभी जैसे चलते हुए किसी से पूछ लिया ना कि भैया ये जरा पता बताना, अरे सीधे चले जाओ, बाएं ले लेना, वहां पे मिल जाएगा। सीधे लेके बाएं पहुंचे तो पता चला जहां जाना था वहां से 2.5 किलोमीटर और दूर पहुंच गए। तो अगर नहीं पता है तो कोई जरूरत नहीं है बताने की, है ना। आपकी इज्जत थोड़ी कम हो जा रही है कि भाई हम भी ग्रुप में जुड़े हैं, हम तो कोई जवाब ही नहीं देते। नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। अगर पता है जरूर बताइए, नहीं पता है तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो तभी बताइए जब पता हो। और दूसरी बात ये है कि अपने जवाब अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एडमिन्स को टैग करिए। ये जितने सामने आईडीज दिख रही हैं, ये सारे एडमिन्स की आईडीज हैं, इनको टैग करिए, ठीक है। मुझे टैग करिए। मेरा बहुत ही सिंपल सा आईडी है, मेरा नाम है अभी संकृत, ABHISANKRET, ये आपके सामने लिखा हुआ है ना। उसके आगे बस @ लगाना है, ये मेरा आईडी है। आप मुझे भी टैग कर सकते हैं। तो जवाब आपको ना मिले ऐसा कभी होगा ही नहीं हमारे ग्रुप में। चलिए इसके साथ ही आज की कॉल शुरू करते हैं। तो मैं पहले एक छोटा सा एक रीकैप कर देते हैं कि पिछले हफ्ते की कॉल में मैंने क्या क्या बताया था, छोटा सा 5 मिनट का। उसके बाद हम आज का कॉल शुरू करेंगे। तो मेटोइडियोप्लास्टी होती क्या है भाई? मेटोइडियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो आप जो ट्रांसमैन है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ समझाने के उद्देश्य से, कि वो महिला शरीर में पैदा होते हैं, है ना। हमारा जेंडर जो है वो पुरुष है, लेकिन शरीर जो है वो महिला का होता है। तो उस लिए जो बॉटम होता है, जो लिंग होता है, वो भी लड़कियों वाला होता है। तो उसको जब हम पुरुष लिंग बनाते हैं तो उसको बॉटम सर्जरी बोलते हैं। और बॉटम सर्जरी में दो प्रक्रियाएं होती हैं, मेटोइडियोप्लास्टी एंड फैलोप्लास्टी। दोनों पे मैं कॉल कर चुका हूँ। आज की कॉल जो है वो रिपीट है। और फैलोप्लास्टी भी मैं रिपीट करूंगा दिसंबर में या जनवरी में। तो ये कॉल्स आपको कभी मिस करनी ही नहीं चाहिए, जो वेंसडे वाली हैं। तो मेटोइडियोप्लास्टी जो है उसके लिए जरूरी है कि आप जब टेस्टोस्टेरोन पे हो, आप टेस्टोस्टेरोन पे 1 डेढ़ साल 2 साल जब रहते हैं, तो आपका नीचे का जो क्लिटरिस है वहां पे जो है ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी को आगे काट करके जो है डॉक्टर सिल देते हैं, और एक छोटी सी नियोपीनेस टाइप की जो है प्रकार की तैयार हो जाती है, जिससे कई कई भाई जो है खड़े होके पेशाब भी कर सकते हैं, है ना। उसका एक भाई ने मुझे वीडियो भेजा है, मैंने उनसे मांगा था। वो वीडियो मैं आप आज आपको दिखाऊंगा कॉल के अंत में, कि खड़े होकर के आप कैसे पेशाब कर सकते हैं, भाई की शक्ल छुपा करके, बाकी सब जो है उसके अंदर वीडियो है, तो वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो वो हो सकता है ना। और क्योंकि बहुत सस्ता है और नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो इसमें जो है सेंसेशन बनी रहती है। आप ओरल सेक्स कर सकते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओरल सेक्स जो है आप कर सकते हैं। और खड़े होकर के जो है पेशाब करने का जो आपकी मंशा है वो भी इससे पूर्ण हो सकती है कुछ एक हद तक, है ना। तो ये होती है मेटोइडियोप्लास्टी। अच्छा, अब ये देखिए, ये फोटो है, ये मैं पहले बता रहा हूँ कि आगे भी चल करके जो है कुछ ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप लोगों को डिस्फोरिया होता है तो एक मैं पहले से जो है आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ कि ऐसी आगे 2 3 पिक्चर्स और हैं, ठीक है, जो मैंने आज क्रोटोप्लास्टी के लिए लगाई हैं, बॉल्स बनाने वाली। तो अगर आपको
डिस्फोरिया होता है या आपको असहज लगता है तो कृपया कॉल छोड़ के चले जाइए, या फिर जो है उतनी देर के लिए आप अपना मुंह इधर उधर कहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर मत देखें, है ना। तो ये देखिए क्लिटरिस ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो क्लिटरिस जो है ये जो है टेस्टोस्टेरोन के बाद ग्रो करना शुरू होता है, ये जो है इसका आकार बढ़ना शुरू होता है, और इसी का आकार बढ़ के इतना होता है कि इसको आगे काट करके, ये देखिए यहाँ से जैसे व्हाइट एरो आप देख रहे हैं, इतनी जगह से वॉल को काट करके यहाँ से इस भाग को सिल दिया जाता है, तो ये एक छोटी सी पीनस टाइप की आपकी तैयार हो जाती है ना। अच्छा, तो प्री रेक्विजिट यानी कि मेटोइडियोप्लास्टी कराने से पहले कुछ करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। आपको जो है HRT पर 1 से 3 साल तक रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप फौरन करा लेंगे, HRT शुरू कराते ही 6 महीने 8 महीने में, तो आपकी क्लिटरिस की ग्रोथ उतनी नहीं हुई होती है ना। तो और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी क्लिटरिस की ग्रोथ अच्छे से हो गई हो, नहीं तो साइज नहीं आएगा, साइज ठीक से नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि कुछ भाइयों ने बताया है कि हिस्टेक्टोमी कराने के बाद जो है क्लिटरिस की ग्रोथ और बढ़ी है उनकी, और ज्यादा हुई है, तो वो भी आप जो है करा सकते हैं। हिस्टेक्टोमी पे भी मैं कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसे भी मैं रिपीट करूंगा अभी दिसंबर में ही, अगले अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। तो ये हो गया मेटोइडियोप्लास्टी का प्री रेक्विजिट। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग विभिन्न प्रकार क्या हैं मेटोइडियोप्लास्टी के? सिंपल रिलीज, रिंग, सेंचुरियन एंड फुल। और इसमें मैं बहुत अच्छे से आपको सारा सब समझा चुका हूँ, जिन भाइयों की मिस हो गई है वो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। भाई देखिए, इसके फायदे क्या होते हैं मेटोइडियोप्लास्टी कराने के? एक तो सबसे बात है कि आपका खुद का पीनस होता है ना, जो कि इरेक्ट हो सकता है। जैसे फेलोप्लास्टी में तो या आप तो इरेक्टेड पीनस बनवाते हैं, या फिर आप जो है वो शिथिल, जिसको बोलते हैं हिंदी में, शिथिल पीनस बनाते हैं जो खड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें क्या है, एक पीनस है जो शिथिल भी अपने आप हो जाता है और खड़ा भी अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। हालांकि उसका साइज काफी कम रहता है, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। फिर क्या है, स्कारिंग नहीं होती, क्योंकि फेलोप्लास्टी में जो है बाहर से मांस लिया जाता है, हाथ से, जंघा से या पेट से, तो वहां पे जो है काफी सारी स्कारिंग होती है, वहां पे काफी दाग आते हैं सर्जरी के, वो इसमें नहीं होते, ठीक है। फिर बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है फेलोप्लास्टी का, आपका 1 साल का तो प्रोसीजर ही है। विभिन्न प्रकार होते हैं, 3 3 तरीके की सर्जरी होती है अलग अलग, उसमें बीच में इतनी घनी सर्जरी होती है, इतनी क्लिष्ट सर्जरीज होती हैं कि हर सर्जरी के बाद आपको 2 3 महीने का समय डॉक्टर देते हैं ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके। उस हिसाब से ये एक बारी में 2 3 घंटे का प्रोसीजर है, करके खत्म हो जाता है, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। शॉर्टर रिकवरी टाइम, ठीक होने में कम समय लगता है। फिर इसका पैसा बहुत कम पड़ता है, आपको 1.5 पौने 2 लाख में पूरी सर्जरी ये हो जाती है, जबकि फेलोप्लास्टी जो है वो कम से कम आपकी 7 8 लाख से शुरू होती है ना। तो ये इसके फायदे हैं। नुकसान क्या है? बहुत छोटी होती है पीनस जो होती है फेलोप्लास्टी के मुकाबले, तो आप पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर सकते, वो जो वजाना में लिंग घुसा करके सेक्स होता है वो आप इससे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि खड़े होकर के पेशाब करना भी हर किसी के अगर आप, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपकी जो पीनिस है वो कितनी बड़ी। अच्छा, बिफोर दैट, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? Because I'm speaking in Hindi, I just realized that there could be people on the call who don't understand Hindi. Is there anyone? Because in that case, I will try to keep it as bilingual as possible. Otherwise, I just go with Hindi. If there's anyone, you can write in the chat box. All right, perfect. So I'm just gonna continue in Hindi then. ओके। तो फिर क्या होता है कि खड़े होकर के पेशाब करने के लिए भी आपको पैंट अपनी पूरी नीचे उतारनी पड़ती है। अगर आप ऐसा सोचें कि जिप में से जो है निकाल करके कर लेंगे, तो वो इससे संभव नहीं हो पाता है ज्यादातर केसेस में। कुछ केस ऐसे होते भी होंगे जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि क्लिटरिस की ग्रोथ अगर किसी की वहाँ पे हो गई 3 3 इंच तक 4 इंच तक हो गई, और उसके बाद वो हो गया, तो बहुत होता है। हालांकि मैंने सुना नहीं है ऐसा कि इतनी ग्रोथ किसी की भी क्लिटरिस की हुई हो। अच्छा, ये इसके आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सब मैं जो है बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि मेटेरियोप्लास्टी के विशिष्ट जोखिम क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो ये होता है कि आपके जो जगह है वहां पे आपका सेंसेशन पूरी तरह खत्म हो जाए, या फिर आपके ब्लैडर में या पीछे रेक्टल में इंजरी हो जाए, घाव फट जाए, यूरिथ्रल ऑप्शन कॉम्प्लिकेशंस में आपको टॉयलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर मैंने बताया था इसका एक बहुत विशिष्ट जोखिम होता है एब्सटिनेंस, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि टॉयलेट आ रही है और वो हो जाता है क्योंकि सेंसेशन नहीं है।
ना। तो ये सब इसके विशिष्ट जोखिम है। अगेन मैं वही बोलूंगा कि भाई मैं इनको बताता हूँ ताकि आपको ज्ञान हो इस चीज का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ होगा ऐसा, समझ रहे हैं? ठीक है। तो आगे मेटोडियोप्लास्टी और फेलोप्लास्टी का फर्क क्या होता है कि भाई देखिए, पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो गारंटीड है कि पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो तो आप फेलोप्लास्टी में करवा ही लेंगे अगर आप डॉक्टर को बताते हैं कि भैया मुझे पेनिट्रेटिव सेक्स वाली पीनेस चाहिए। ठीक है। कई भाई हैं जो फेलोप्लास्टी में भी पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं करने का विकल्प नहीं लेते हैं डॉक्टर से। उनको सिर्फ खड़े होकर पेशाब करना है। हर किसी का डिस्पोरिया अलग अलग होता है। जैसे मेरी अभी कुछ दिन पहले एक भाई से बात हो रही थी, मैं जानता हूँ। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनको टॉप से ज्यादा बॉटम का डिस्पोरिया रहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉप है जैसा भी है। वो बचपन से ही जो है बैठ करके जो है मूत्र विसर्जन करने से उनको बहुत ज्यादा डिस्पोरिया होता था। तो हर किसी का डिस्पोरिया जो है वो अलग अलग होता है ना। तो इसलिए जैसे अभी एक भाई हैं, उन्होंने बहुत बार उनको मैं बोल चुका हूँ बट सुनते नहीं हैं। उनको डांटा भी था मैंने, शायद कॉल पे जुड़े होंगे आज। वो किसी से दिल्ली वाले ग्रुप में पूछ रहे थे कि भैया तुमने लिपस्टिक लिपस्टिक क्यों लगा रखी है एक दूसरे लड़के से। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा लगता है कि सारे मेन जो सारे सारे ट्रांस मैन जो हैं वो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है ना। मैंने कितनी बार पहले भी बताया है कि जो ट्रांस मैन है, भाई मैन होना आपकी जेंडर आइडेंटिटी है, ठीक है? और आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है उसका आपके जेंडर से क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ 60 से 70% ट्रांसमैन जो है वो गे हैं। तो फिर मतलब आपको आदर करना चाहिए। है, अगर आपको दिख रहा है कि किसी ने लिपस्टिक लगाई हुई है या लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो वो भाई उनकी कंफर्ट लेवल है ना, उनका, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उनको कोई डिस्फोरिया नहीं है। तो आप क्यों उनसे पूछ रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसको हमेशा ना अपने से जोड़ के देखा करो। क्योंकि देखो, तुम्हारा शरीर लड़की का है, तुम छोटे बाल रखते हो, तुम जो है कपड़े लड़कों वाले पहनते हो, तो कई लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि यार ये लड़की होकर के ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, ये क्यों करते हैं? तो अपने आप को देखो। जब आपको बुरा लगेगा, कोई आपसे ऐसा बोलेगा, तो आप किसी और से ऐसा क्यों बोलते हो? सही बात है कि नहीं बात है? तो किसी को भी सवाल करना ही नहीं चाहिए कभी भी कि आप क्या। हर किसी का डिस्पोरिया लेवल अलग होता है ना। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बाइंडर नहीं पहना। मुझे, मेरे को जरूरत ही नहीं महसूस हुई ना। और ऐसा नहीं है कि मुझे डिस्फोरिया नहीं होता, लेकिन मुझे नहीं लगा। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ 15-16 साल की उम्र से बाइंडर पहन रहे हैं। ठीक है। एक भाई है जिनको वेजाइना से बहुत ज्यादा डिस्फोरिया है, उनको और कुछ नहीं, उनको बस अपना जल्दी से वेजिनेक्टोमी करानी है, उनको बस अपना वेजाइना सिलवाना है। ठीक है। हर किसी का जो है अलग अलग डिस्फोरिया लेवल है। तो कभी किसी से पूछे नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। मजाक उड़ाओगे तो तुम उन्हीं लोगों का भाग बन जाओगे जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन, हमेशा सबकी इज्जत करिए। तो चलिए, आज का जो पार्ट है ये हो गया हमारा, रिकैप खत्म हो गया। आज हम शुरू कर रहे हैं वेजिनेक्टमी। वेजिनेक्टमी क्या होता है? देखो, मैं भी पिक्चर में भी आपको दिखाऊंगा आगे जो है। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको कि आगे आगे 2-3 स्लाइड्स में जो है पिक्चर्स हैं। वेजिनेक्टमी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए इस पिक्चर में, ये देखिए। तो ये देखिए, ऊपर क्लेट्रिस है, यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से पेशाब निकलता है। देन देर इज लेबिया माइनोरा, देर इज लेबिया मेजोरा, एंड देन देर इज वजाइनल ओपनिंग। तो ये वजाइनल ओपनिंग जो है, आपने अगर एक्सप्लोर किया है अपने बॉडी को नीचे से, तो आप सबको पता होगा वजाइनल ओपनिंग जो है वो नीचे की तरफ होती है ना। तो कई लोगों को बहुत भयंकर वाला डिस्पोरिया होता है इससे। तो और अगर नहीं भी होता, अगर आप फैलोप्लास्टी कराना चाह रहे हैं या फिर आप जो है मेटोडियोप्लास्टी में भी कुछ एक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें आपको वेजिनेक्टमी करानी ही पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि वेजिनेक्टमी, ये जो आप देख रहे हैं, इस भाग को डॉक्टर सिल देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं सिल करके। तो दैट इज वेजिनेक्टमी, है ना। इसका कोई यूज तो होता नहीं है हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसमेन के लिए। तो इसका कोई इस्तेमाल है नहीं। तो इसलिए आप जो है इसको बंद करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूट्रस और ओवरीज नहीं हटाए जाते हैं वेजिनेक्टमी में। वो किसका भाग होता है? यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, ये सब किसमें हटाए जाते हैं? ये होते हैं हिस्टेरेक्टमी में। तो हिस्टेरेक्टमी का कॉल भी जो है मैं अगले महीने में, अब तो आज शुरू हो गया दिसंबर शुरू हो गया। तो मैं दिसंबर में ही जो है हिस्टेरेक्टमी भी खत्म करूंगा। तो इस महीने कोई भी कॉल जो है आप लोग मिस ना करें, वेडनेसडे वाली। तो जो है
इसमें क्या होता है कि सर वजाइनल लाइनिंग जो होती है उसको और वजाइना को क्लोज कर दिया जाता है। तो इसके दो भाग होते हैं, कॉल्पैक्टमी एंड कॉल्पोक्लेसिस। हाँ, तो ये जो है इसमें इसके साथ जो है वेजिनेक्टमी में ये दोनों भाग जो होते हैं, ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो कॉल्पैक्टमी क्या होती है, जिसमें कि वजाइनल लाइनिंग जो होती है उसका पूरी तरह से उसको हटाया जाता है। और कॉल्पोक्लेसिस में क्या होता है कि जो योनि की दीवारें होती हैं उनको उनका श्लंगन किया जाता है, ताकि पेल्विक के जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके, है ना। इसको मैं और अच्छे से आपको आगे समझाता हूँ। ये देखिए पिक्चर। तो इसमें क्या है, जो क्लिटरिस है और ये आप देख रहे हैं नीचे एनस है, उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर देखिए वजाइना। ये जो वजाइना है इसको पूरे भाग को जो सिला जाता है, और इसमें जो है इसके जो भाग होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह से किया जाता है। क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया रिंग, फुल, मेटोडिप्लास्टी के प्रकार होते हैं, तो वेजिनेक्टमी के भी होते हैं फुल, और आगे मैं बताता हूँ प्रक्रियाएं उसमें क्या क्या करवाया जाता है। उसमें आप अपने डिस्पोरिया के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल आर्थिक रूप से आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं विकल्प, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ वेजिनेक्टमी क्या क्या होता है। पार्शियल वेजिनेक्टमी, आंशिक, फिर कुल यानी कि पूरी, फिर रेडिकल। पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में जो है योनि का सिर्फ जो है एक हिस्से को हटाया जाता है, ओनली पार्ट ऑफ वजाइना, ठीक है। तो वो मोस्टली क्या होता है, जब दिक्कत होती है ना, लोगों को किसी तरह की बीमारी हो जाती है या परेशानी होती है, तब वो हटाया जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो मैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि पार्शियल वेजिनेक्टमी जो होती है वो मोस्टली उन केसेस में होती है। फिर टोटल वेजिनेक्टमी जो होती है, ये जो है ज्यादातर करके ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसमें से रिमूवल होता है, हटाया जाता है कंप्लीट वजाइना, पूरा का पूरा वजाइना जो है उसको हटाया जाता है। और रेडिकल वेजिनेक्टमी में क्या होता है कि आसपास के जो टिश्यू होते हैं वजाइना के, उनको भी हटा देते हैं, तो पूरी तरह से उसको खत्म कर देते हैं, सिल देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं वहां पे, कभी था ही नहीं। ऐसा हमारे जो प्रियांक भाई ने कराया है, जो पिछली बार आके उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया था, उन्होंने जो है रेडिकल वेजिनेक्टमी ही कराई है। अच्छा, तो इसको कराते कैसे हैं भाई, वही है, एक इंसेशन डालते हैं, और उसके बाद जो है उसके अंदर का जो म्यूकोसा होता है, उसके अंदर का जो भी टिश्यूज होते हैं, उन सबको अच्छे से केयरफुली रिमूव किया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके लिए डॉक्टर या तो लेजर या फिर जो नॉर्मल चीरा होता है उसको लगाते हैं, आप चूज कर सकते हैं जो भी हो। इसमें लेप्रोस्कोपिक भी होता है, और रोबोट असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक वेजिनेक्टमी भी होती है ना। तो ये भी इसके अंदर पॉसिबल है। ये सब जो है आप अपने डॉक्टर से बात करें, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे, और इसलिए देता हूँ ताकि आपको सारा ज्ञान रहे। आगे आप डॉक्टर के पास जाएं तो ये भी देखो ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको ये सब चीजें पहले से पता है, तो डॉक्टर आपको हल्के में नहीं लेता। उसको लगता है कि हाँ भाई अपनी रिसर्च करके आया है, अपना अध्ययन करके आया है, इसे पता है ना। वैसे तो आप अगर हैप्पी ट्रांसप्लांट ग्रुप के पार्ट है तो आपको डॉक्टर वैसे भी कभी लाइटली ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सीओए देता हूँ, और ज्यादातर डॉक्टर्स जो उनको पता है कि भैया 500-600 लोगों का ग्रुप है और लड़के खड़े हो जाएंगे आकर के, कि अगर कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, तो हमारा इतना है कि हम लड़कों को जाके वहां पे खड़ा कर देंगे कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया। अच्छा, अब इसके जोखिम क्या है। देखो जी, मैंने इसके अंदर वो नहीं डाले हैं जो सामान्य जोखिम होते हैं, कि भाई वो जो एनेस्थीसिया होता है उसका जो रिएक्शन हो सकता है, या फिर और जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ये सब चीजें जो हैं ये किसी भी छोटे मोटे ऑपरेशन के साथ भी होती है, ठीक है। तो वो मैं आपको पिछले कॉल में जो है बता बता चुका हूँ कि क्या होता है। अगर नहीं आप थे तो आप वीडियो हमारा जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है स्पेसिफिक जटिलताओं के बारे में बता रहा हूँ कि 5 से 10% जो होते हैं, ये मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा कि 5 से 10% जो होते हैं उनको पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है ना, मूत्र पथ का संक्रमण, तो वो हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऊपर वाला जो सबसे पहले वाला है ना, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपके सामान्य वाले जोखिम है, ठीक है। तो उसमें एनेस्थीसिया प्रॉब्लम, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो दर्द होता है, ठीक है, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट्स या डैमेज टू एजेसेंट ऑर्गन्स, ये सब जो है होता है। जो मैंने बोला कि कॉल्पोक्लिसिस जो होता है उसके साथ रिस्क जो है, जोखिम जो है बहुत ही लो है, ठीक है।
लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो होती है वो काफी भाइयों को होती है, एटलीस्ट यहाँ पे मुझे पता है, भारत का मैं नहीं जानता। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है, कि हमारे एक भाई हैं, हमारे ग्रुप में ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो सर्जरी कराने जा रहे हैं। सामान्य तौर पे भाई लोग जो हैं वो हमेशा बताते हैं कि भैया हमारी सर्जरी इस दिन पे हो गई है, ग्रुप पे शेयर करते हैं, मुझे बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं। एक तो उन्होंने ऐसे डॉक्टर से कराया जिनको हम मना करते हैं कि इनसे मत कराओ, उनके रिजल्ट बहुत बेकार रहे हैं। दो तीन लड़कों की इन्होंने बहुत बुरी तरह से सर्जरी बिगाड़ी है, और वहां पे जाके उन्होंने कराया। और हालांकि सर्जरी भगवान की दया से उनकी काफी अच्छी हुई, लेकिन उनको जो है अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे नहीं करानी चाहिए। उनको अपने फीमेल ब्रेस्ट की याद आ रही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप जब भी अपना टॉप सर्जरी कराएं, या फिर आप अपना कोई भी किसी तरह की सर्जरी जो आप प्लान करते हैं, इसकी योजना बनाते हैं, कम से कम आपको 6 महीने, 6 से 8 महीने टेस्टोस्टेरोन पे रहना चाहिए। देखिए, जब आप टेस्टोस्टेरोन पे रहेंगे ना 8 महीने में, आपके अच्छे खासे बदलाव आएंगे। आपकी आवाज भारी होगी, आपका थोड़ा सा फेशियल हेयर आएगा, बाल शरीर पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, है ना। इस तरह की चीजें जब आती है ना, तो समझ में आता है कि हम इनसे खुश हो रहे हैं या हम इनसे दुखी हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो साइकाइट्रिस्ट भी आपका जो टेस्ट करता है ना, उसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लान करते हैं। मैंने किया था, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था जब मैं अपना वो लेने गया था, जीएसी। मुझे लगा कि कुछ देख के डॉक्टर कहीं मना ना कर दें, तो मैं तो प्लान करके गया था कि मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, मैं ये कहूंगा, मैं ऐसे ऐसे एक्ट करूंगा, मैं ये पहन के जाऊंगा, मैं ये करूँ। तो उसमें क्या होता है, कई बार आप, क्योंकि आपको लगता है कि आपका रिजेक्शन ना हो, आप एक्टिंग करते हो, है ना। तो उसमें क्या, डॉक्टर का तो कसूर नहीं है, उसने जो देखा सामने, उसने जो टेस्ट कराए, आपने जो आंसर लिखे, आप उसने जो, आप तो टेस्ट भी मैनिपुलेट कर सकते हो ना। चाहे वो डीएपीटी है, चाहे वो रोशार्क है, जो भी साइकाइट्रिक टेस्ट हैं, यू कैन वेरी वेल मैनिपुलेट देम, आप कर सकते हो उसको, है ना। तो जो दिख रहा है वो नहीं लिख रहे, जो लग रहा है सही है वो लिख रहे हो, तो आंसर अलग हो सकते हैं उसमें। तो उनका भी कसूर उतना नहीं होता। हालांकि उनको जीएससी मिला हुआ था, बट अब मुझे लगता है, जब मैंने उनसे बात करी, तो मुझे लगता है कि वो लेस्बियन है। और होमोसेक्सुअल्स में भी क्या होता है, लेस्बियंस में भी दो तरह के लेस्बियन होते हैं ना, एक्टिव एंड पैसिव। बुच जो होते हैं, बुच जिनको बोला जाता है, वो बहुत मैस्कुलिन होते हैं, कपड़े भी मैस्कुलिन पहनते हैं, तरीका उनका चलने का, और वो सब ऐसे। टॉम बॉय जो होते हैं वो भी काफी मैस्कुलिन होती हैं, लेकिन टॉम बॉय जो है वो लड़कियां होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ट्रांसमेन को है। काफी सेलिब्रिटीज भी जो है, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, कई बार बोलते हैं यूट्यूब पे कि भाई हम तो टॉम बॉय थे, अब ट्रांसमेन हो गए। तो मेरे भाई, टॉम बॉय लड़कियां होती हैं, उनको अपने शरीर से कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। तो अपने आप को टॉम बॉय मत बुलाना, तुम टॉम बॉय नहीं हो। अगर तुम्हें अपने शरीर से दिक्कत है तो तुम ट्रांस हो। इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव स्टार्टेड योर ट्रांजिशन और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ट्रांजिशन शुरू हुआ हुआ है कि नहीं, आपने टेस्टोस्टेरोन शुरू किया है, आपने जीएससी लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ट्रांस हो तो आप ट्रांस हो, और उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है, उसका आधार ये है कि आपको अपने शरीर से दिक्कत है। अगर आपको अपने शरीर से दिक्कत हो तो आप ट्रांस हैं, टॉम बॉय नहीं है। टॉम बॉय लड़कियां होती हैं, जिनको ना पीरियड से दिक्कत होती है, ना जिनको अपने ब्रेस्ट से दिक्कत होती है, ना जिनको अपने शरीर से कोई दिक्कत होती है। ठीक है, वो होती हैं टॉम बॉय। तो आप टॉम बॉय नहीं हो। तो उनका मुझे ऐसा लगा कि वो शायद बुच लेस्बियन थे, और उन्होंने सुन सुन के, देख देख के कि हाँ भैया मैं भी ट्रांसमैन हूँ, वो दबाव में आकर के उन्होंने ये सब करा लिया। तो ये कभी ना करें। और ये मैं इसलिए बोलता हूँ, आपके दिमाग में जो भी शक है इस चीज को लेकर के, कि आप टॉम बॉय हो, कि आप लेस्बियन हो, कि आप ट्रांसमैन हो, इन तीनों में से आप क्या हो, ये सारा शक आपका खत्म हो जाएगा जब आप टेस्टोस्टेरोन शुरू करोगे। टेस्टोस्टेरोन शुरू करिए, 6 महीना, 6 से 8 महीना कम से कम टेस्टोस्टेरोन पे रहिए। बहुत शरीर में फर्क आते हैं, उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लेस्बियन हैं या आप टॉमबॉय हैं, आपको घृणा आने लगेगी जो बदलाव आ रहे हैं। आप दुखी हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, मसल गेन हो रहा है, मैं मैं मोटा हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, मेरे शरीर पे बाल आ रहे हैं, आपको घृणा होने लगेगी। और वहीं अगर आप ट्रांसमैन हैं, आप खुश हो जाएंगे। आपको इतनी खुशी होगी कि अरे वाह, फाइनली दाढ़ी आ रही है चेहरे के ऊपर, आवाज भारी हो गई है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम 6 से 8 महीना जो है हमेशा टेस्टोस्टेरोन पे रहना चाहिए। बिना टेस्टोस्टेरोन के कभी भी कोई सर्जरी प्लान मत करिए। ठीक है, तो ये जो है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, ये मैंने यहाँ पे अमेरिका में देखी है कि भाई वजाइनल वॉल क्लोज करा दी, अब सेक्स नहीं हो सकता, पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आपको अपनी ओरिएंटेशन के बारे में जरा सा भी वो है कि हाँ, हो सकता है आप हेटेरोसेक्सुअल नहीं है,
अगर अच्छा ओरिएंटेशन के बारे में पता करना है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस पे रेनबो टर्मिनोलॉजीज करके एक वीडियो है, उसको देखें, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, ट्रांससेक्सुअल क्या होते हैं, लेस्बियन, गेज, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए। तो अगर आपको जरा सा भी अपने मन में संदेह है कि मुझे पता नहीं कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है कि मुझे लड़कियां लड़के दोनों पसंद हैं, या मुझे सिर्फ लड़के पसंद हैं, तो अगर आपको नहीं पता है ये सब चीजें, तो मैं बोलूंगा कि वैजिनेक्टमी के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप बाय बाय सेक्सुअल हैं एंड यू लाइक टू हैव सेक्स विद मेन ऑल्सो, आपको आदमियों के साथ भी सेक्स करना पसंद है, तो आपको वैजिनेक्टमी मेरे ख्याल से नहीं कराना चाहिए, है ना, ताकि आपको पछतावा ना हो बाद में। अच्छा, तो ये अब हमें आ गए दूसरे भाग पे, स्क्रोटोप्लास्टी। स्क्रोटोप्लास्टी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रोटोप्लास्टी होती है जैसे पुरुष शरीर में लिंग होता है, डिक होती है, पीनिस होती है और बॉल्स होती है नीचे। तो बॉल्स जो बनाने का प्रक्रिया होती है उसको हम स्क्रोटोप्लास्टी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, पीछे चलते हैं, पिक्चर में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो लेबिया माइनोरा और लेबिया माजोरा, ये दोनों चीजें देखिए ना, सामने देखिए ध्यान से। तो इसी के अंदर जो, इसी को जो है आप उनको सिल करके, कोने से काट काट देते हैं डॉक्टर्स, और काट के उसको सिल देते हैं, तो उसकी बॉल्स बन जाती है ना। तो दैट इज क्रोटोप्लास्टी। और फिर उसके अंदर जो है आप उसको जो है फिलिंग करवाना चाहें उसके अंदर तो आप करवा सकते हैं, सिलिकन की बॉल्स आती हैं, भरवा सकते हैं। तो उससे जो है काफी रियलिस्टिक सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे बॉल है, दबाने पे आप उसको दबा भी सकते हैं। तो वो आप सिलिकन की बॉल्स भरवा सकते हैं। अगर नहीं भरवाना चाहते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये देखिए, आप पिक्चर देखिए ध्यान से सामने। ये है आपका जो मेटेरियोप्लास्टी पूरा बन के तैयार होता है। प्रक्रिया A B C बन रहा है, डी में देखिए बन के तैयार हो गया, ई में पूरा हुआ है। तो जो आपके लविया मनोरा और लविया मजोरा था उसको सिल करके डॉक्टर ने देखिए यहाँ पे जो है आपका बॉल्स तैयार कर दिए, और ऊपर आपकी नियोपिनस जो आपकी उससे बनी है, क्लिटरस से बनी है, वो आपकी नियोपिन। अच्छा, ये देखिए, ये एक भाई से लिए थे, अच्छा नहीं, रिसर्च गेट के ही हैं, अच्छा रिसर्च गेट की पिक्चर्स हैं। तो ये देखिए सामने, ये आपके जो है तैयार होती है। तो पीनस जो है, जो नियोपिनस है, वो आमतौर पे इतनी बड़ी ही रहती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भाई सोचते हैं कि हम जिप उतार करके वो जो है पेशाब कर लेंगे, वो इसमें संभव नहीं हो पाता है। वो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे आमतौर पे। अगर किसी की क्लिटरिस बहुत बड़ी है भाई, निकल गई 2-3 इंच हो गई है टेस्टोस्टेरोन पे, तो फिर वो तो करवा सकते हैं, फिर उनका और ज्यादा लंबा होगा, है ना। और ये देखिए इसके अंदर पाइप डाल रहे हैं, तो यो यूरेथ्रोप्लास्टी है ना, वो मैंने आपको पिछले हफ्ते बता दी थी, पिछले वाली कॉल में। तो वो जो है आप खड़े होकर के पेशाब करना भी इससे संभव जो है आपका हो सकता है। तो वही देखिए, जैसा मैंने आपको बताया प्रोसीजर क्या होता है, वही जो आपका जो बॉल जो ये आपके लेविया मनोरा और लेविया मेजोरा होता है, उनको काट करके सिल देते हैं, और उससे जो है आपके बॉल्स तैयार होते हैं। और उसके अंदर जो है बाद में आप भरवा भी सकते हैं उसको। उसके अंदर आप जो है टेस्टिकुलर इम्प्लांट्स को बोला जाता है, टेस्टिकुलर इम्प्लांट्स, उसमें जो है आप वो बॉल्स जो है सिलिकॉन बॉल्स उसको भरवा सकते हैं, है ना। अच्छा, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन वही सेम ही होते हैं, जो है उसकी साइड वाली ही सर्जरी होती है, जैसे कि बोला वेजिनेक्टमी एंड स्क्रोटोप्लास्टी और अलोंग साइड प्रोसीजर। तो आप जो है करवाने से पहले, अगर आप करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो है अलग कराएंगे और ये अलग कराएंगे, मेरियोडिप्लास्टी अलग कराएंगे, स्क्रोटोप्लास्टी अलग कराएंगे, एक साथ ही होता है, प्रोसेस एक है। तो उनका जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिस्क है, डेंजर है, वो सब जो है आपको उसके साथ ही पढ़ने में मिल जाएंगे, जो मैंने पहले बता रखा है। अच्छा तो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा। ये जो है मैं पढ़ पढ़ के मेडिकल जर्नल्स और लोगों से बात करके, जिन लोगों ने कराई है भाइयों ने, उनसे बात करके मैं ये अलग से पॉइंट्स लिखता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहला पॉइंट, एबिलिटी टू पी व्हाइल स्टैंडिंग व्हाइल आफ्टर मेटेरियोप्लास्टी डिपेंड्स ऑन एनाटॉमी एंड इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो मेटेरियोप्लास्टी के बाद खड़े होकर पेशाब करने की जो क्षमता है वो शरीर रचना पर निर्भर करती है कि आपका क्लिटरिस कितना ग्रो किया है ना। अगर तो 2-3 इंच हो गया है, वो जो कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, है ना, 1 इंच के अंदर अंदर ही रहता है, कुछ सेंटीमीटर रहते हैं।
अगर तो हो गया आपका उतना, तो आप खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत आती है ना। अच्छा, सेक्सुअल पेनिट्रेशन, जैसा मैंने बोला कि लिंग घुसा करके सेक्स करने वाला जो होता है, वो आप मेटोरियोप्लास्टी के बाद नहीं कर, इट्स रेयरली पॉसिबल। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो है, अगर अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करें, तो एक कोई भी ऐसी पोजीशन मिल जाए जिसमें जो भी आपका पीनेस है वो घुसा हुआ है उनके वजाइना में, और आप फिर धक्का लगा करके उसको पेनिट्रेशन जितना हो सकता है उतना करके सेक्स कर सकते हैं, है ना। वो आपको अपने पार्टनर के साथ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि आपको टेस्टोस्टेरोन पे मिनिमम 1 साल रहना चाहिए। हालांकि मैं मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल जर्नल में लिखा हुआ है। अगर मेरा ओपिनियन आप पूछेंगे, मेरी मंशा पूछेंगे, तो भाई मैं तो बोलूंगा कम से कम 2 साल पे, कम से कम 2 साल आप टेस्टोस्टेरोन पे रहो, क्योंकि क्लिटरस जो है वो ग्रो करता रहता है, करता रहता है ना। तो भाई जो टेस्टोस्टेरोन पे है, मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ कि पहले पहले जब मैंने टेस्टोस्टेरोन शुरू किया, पहले 1 डेढ़ महीने में एकदम से अच्छी ग्रोथ हुई उसकी, ठीक है, एकदम से हुई। और उसके बाद 8-10 महीने कोई ग्रोथ नहीं हुई। फिर 10-11वें महीने में अचानक से फिर थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब क्या होगा, आप ऐसा सोचो कि भाई 8-10 महीने से कोई ग्रोथ नहीं हुई है तो अब नहीं होगी, ये सोचना गलत है। कब टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस चीज में वो प्रभाव डाल रहा है, आपको पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरा जो है ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कम से कम 2 साल पर आप रहें टेस्टोस्टेरोन पे, उसके बाद ही आप इसका सोचें, है ना। हालांकि 1 साल के बाद भी आप करा सकते हैं। अच्छा, फिर गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, जानकारी कि भाई अगर आप मेटोडियोप्लास्टी के साथ वेजिनेक्टमी करवा रहे हैं, तो आप जो है यूट्रस जो है हटाना पड़ेगा आपको, उसको हटाने की जरूरत पड़ती है। जिसका मतलब है कि हिस्ट्रेक्टमी जो है वो आपको मेटोडियोप्लास्टी के पहले करानी पड़ेगी। तो इसके बारे में भी जो है आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो जैसा प्रियांक ने पिछले हफ्ते कॉल पे बताया था कि उन्होंने हिस्ट्रेक्टमी और मेटोडियोप्लास्टी दोनों साथ साथ कराई, दोनों ने एक साथ कराई थी। उन्होंने अपना पूरा अनुभव आपके साथ साझा किया था। तो वो जो है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर यूथ्रोप्लास्टी आप करा रहे हैं, यूरोथ्रोप्लास्टी मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी, वो अगर आप करवा रहे हैं साथ में, तो वेजनाक्टमी भी करवानी पड़ेगी, उसको वेजनाक्टमी की आवश्यकता होती है। क्योंकि वेजनाक्टमी कराने से फिस्टूला का जोखिम जो होता है कम हो जाता है। फिस्टूला क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले हफ्ते। अच्छा, बहुत सही। तो कॉल हमारी आज की हो गई है खत्म, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पहले। आज हमारे साथ रिद्धि, सॉरी, आज हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं। मैं 1 मिनट उनको देख लेता हूँ। अह, टका 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 टका, 1 सेकंड होल्ड करिए भाई लोग। उनको मैं जो है व्हाट्स इस पे टेलीग्राम पे बोलता हूँ, मैंने बोला था कि वो पहुंच जाएंगे। तो जब तक वो जुड़ते हैं यहाँ पे, तब तक अच्छा, आज प्रियांक भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो अगर वो नहीं भी जुड़ते तो भी कोई बात नहीं, अगर कुछ सवाल हैं तो आप लोग प्रियांक से भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले जो है वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। अ, खड़े होकर के आप जो है कैसे पेशाब कर सकते हैं, है ना। ओके। और इसके बाद जो है हम लोग फिर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जो भी सवाल हैं आपके, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। अरे, आंखें नहीं रहा। शेयर स्क्रीन, why is it not coming? अच्छा, 1 सेकेंड होल्ड करें।
अरे किसी को पता है क्या ये कैसे मैं करूं? इसमें वीडियो जो है आ नहीं रहा है। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। There is a different. I got it. Okay. So I've been using ये Zoom का ये है। ओके। अच्छा, ये आया कहाँ पर है ये भाई? इधर, फिर इधर। ये देखिए आपके सामने वीडियो है ना। ये देखिए खड़े होके कर पा रहे हैं अच्छे से। धार भी ठीक ठाक ही है। सबको दिख रहा है ना वीडियो? जरा बताओ मेरे को चैट में लिख के। दिख गया था वीडियो? वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए। हाँ भाई, आप कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए जल्दी से आइए। लड़के जुड़े हुए हैं। आइए आइए। हाँ, तो ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, और भाई जो हैं वो एक्चुअली किसी काम में फंस गए थे, तो उनको मैंने बोला है वो बस 2 मिनट में भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। है ना, मैं आप लोगों को जो है अनम्यूट करने का वो कर देता हूँ। बट प्लीज डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ अनलेस एंड अनटिल यू हैव क्वेश्चंस। प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें अगर आपके पास सवाल नहीं है तो। जरा रुके रहें, वो आकर के भी अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उससे मैं आपको, जो भाई हमारे ग्रुप के साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं आपको हमारा जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, जो ग्रुप है उसका आपको ईमेल, सॉरी, आपको लिंक दे देता हूँ उसका। और आप जो है उसको इस्तेमाल करते हुए जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप के साथ। है ना, तो वो तब तक करते हैं। तब तक प्रियांक, तुमको कुछ अगर बोलना है, कुछ जोड़ना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, कुछ भी बोलना चाहते हो तो जरूर बोलो भाई मेरे। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे मैंने सबको भेज दिया है। ये रहा लिंक। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आपको, अगर आप हैं, अगर आप किसी को जानते हैं जिसको जरूरत है हमारे ग्रुप की ना, उनको आप ये लिंक जो है आगे भेज सकते हैं। तो इस लिंक को अपने पास सेव कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो मैं देखता हूँ रिद्धि जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं। हाँ हाँ, हम जुड़ गए। हाँ, जुड़ गए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ तो हाँ। अपना सारा आप जो है शेयर करिए हमारे साथ अनुभव, कहाँ से कराया था, कितना पैसा लगा, और आपको जो है ठीक होने में कितना समय लगा, और आप कैसा अनुभव है अभी आपका, ये सब हमें बताएं। अच्छा, पहले एक बात बता देते हैं कि हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हम बंगाली है। और हम्म। दूसरी बात है कि आज हम बहुत ही
मतलब सॉरी है क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेशन है अपने होम टाउन से, इसलिए हम आज का डेट ही भूल गए कम्प्लीटली। कोई बात नहीं। अदर नेट पूरा स्टोरी हम बता रहे हैं अपना। हम्म। हम 31 जनवरी को इस साल दिल्ली में वो नाम डॉक्टर तापेश्वर सहगल के पास अपना मेटोडियोप्लास्टी सर्जरी करवाए। तो खर्चा हॉस्पिटल में पड़ा था 1 लाख। 5 डेज का स्टे था वहाँ पे। मेरा टोटल रहने खाने का खर्चा और मेरे साथ में जो जो थी मेरी गर्लफ्रेंड, उसका रहने और खाने का भी खर्चा वो 1 लाख में ही आ जाता था। अदर देन दैट जो होटल का एक्सपेंसेस था वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने कितने में लेना चाहते हैं। हम MSK रेसिडेंसी नाम के एक होटल में थे जहाँ से आने जाने में करीब 100-150 रुपए लगते थे ओला में। वहाँ का खर्चा था 2200 रुपये पर डे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। और वो होटल बहुत ही अच्छा था। रिकवरी के लिए एक अच्छा होटल हो तो बहुत बेहतर होता है। टोटल हम 15 डेज में थे, 15 डेज थे वहाँ पे। और आने जाने का 2 दिन मिला के टोटल 17 डेज। बुकिंग होटल का वैसे ही लगता है। और सर्जरी के सर्जरी का दिन हमको काफी अच्छे से याद नहीं है, उतना कुछ स्ट्रेस नहीं था। सुबह आए थे, कुछ पहले जब हम आए कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए। फिर एक दिन एक ड्राइवर के साथ हमको भेज दिया था कुछ एक डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए। उसके बाद वापस आके हम अगले ही दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे हमारा सर्जरी था। सुबह हम पहुंच गए थे वहाँ पे और वहाँ पे अपना मेटोडियोप्लास्टी सर्जरी हुआ था। वो हिस्टेरेक्टोमी मेटोडियोप्लास्टी वैजिनेक्टोमी साथ में ही होता था, हुआ था वहाँ पे। सो पहले दिन 8 साढ़े 8 बजे सर्जरी के बाद हमको रूम पे रख दिया गया। वो टाइम का उतना अच्छा मेमोरी नहीं है, इतना ही याद है कि उतना कुछ पेन नहीं हुआ था, हमें कुछ भी उतना ज्यादा पेन नहीं आता। अगले वाला दिन सर्जरी के पहले सर्जरी के दिन वाला जो कंप्लीट दिन होता है, उस दिन को आप पानी नहीं पी सकते, खाना भी नहीं खा सकते। वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि गला सूखता है, कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर अगले दिन भी उतना ज्यादा लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं। उसके बाद के दिन से सॉलिड फूड दिया जाता है। और जितना एक्सपीरियंस, उसके बाद के दिन हम खुद ही वॉशरूम गए, जो मतलब पॉटी करना था वो सब किया। सो ठीक ठाक था, कोई इशू नहीं हुआ था उतना ज्यादा। वापस हम 5th डे को हम होटल लौट गए। होटल में कुछ जो जगह पे वैजिनेक्टोमी के बाद जो जो ओपनिंग होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो वहां से थोड़ा सा ब्लीडिंग रहता है करीब 10-15 दिन। पहले हमारा परसेप्शन ऐसा था कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टिच लगा हुआ हो, ऐसे होल क्लोज दिया कर दिया गया हो जैसे कि कोई स्टिच होगा बाहर, ऐसा ऐसा परसेप्शन होता है दिमाग में। पर हम वापस जब 15 डेज के बाद जब हम अपना वो जगह देखे तो इट वाज अमेजिंग। इतना अच्छे से करते हैं कि कोई स्टिच नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इट्स लाइक जस्ट प्लेन स्किन, वाह, परफेक्टली बना दिया जाता है। बहुत उसके बढ़िया। बाद और प्रिंस का जो शेप कर दिया जाता है, जो हमारा ओरिजिनल शेप रहता है, उसमें ग्रोथ भी हो तो उसका ठीक से समझ में नहीं आता वो, क्योंकि पिनाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो पिनाइल स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। यूरेथ्रा वहां से पास करा दिया जाता है। फिर जो ग्रोथ आपके हिसाब से होगा। तो अगेन पिछले वाले मीटिंग में भी प्रियांक भैया बोले थे, तो वो बोले कि उनका ग्रोथ अच्छा था। तो अब पता नहीं कि ये तापेश्वर जी का अच्छा काम है कि हम लोग का, हम जब जो ही उन्हीं से कराए हैं उनका अच्छा ग्रोथ था कि मुझे भी ग्रोथ जितना है सेटिस्फैक्टरी है। हम भी स्टैंडिंग यूरिनेशन में कोई इशू नहीं है। मतलब पहले पहले जस्ट सर्जरी के बाद कुछ टाइम पे मुझे UTI हुआ था। उस टाइम पे जो यूरिन का फ्लो था वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा था, इश्यूज हो रहा था। तो कोलकाता लौटने के बाद, हम कोलकाता के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जो एक्चुअली इस सब चीज के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो हम उसको जाके जब पहली बार बताए तो वो बोला कि अभी एक सर्जरी करवा के वो ठीक कराना होगा, आपका ऑप्शन कुछ स्ट्रक्चर हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा बोल दिया। फिर हमसे 8,000 का टेस्ट वेस्ट करवाया। फिर हम तावेश्वर जी को कॉल किए, वो बोले कि अभी आप सर्जरी मत कराइए, आपको लगता है कोई कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, शायद ये थोड़ा सा स्वेलिंग है, आप एक यूरोफ्लो वो क्या कहते हैं, यूरिस्पस नाम का एक मेडिसिन दे दिया हमको। तो वो मेडिसिन कंटिन्यू करते करते हम परफेक्टली नॉर्मल हो गए, कोई इशू ही नहीं था। बेकार का हम वो 50,000 का और सर्जरी करवाते। उनसे बात कर लिए, वो हर हर टाइम अवेलेबल भी होते हैं कॉल में। वो बोल दिए कि कोई इशू नहीं है, आप वो मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए कुछ टाइम,
हम कंटिन्यू किए, अभी परफेक्टली फाइन है, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है, स्टैंडिंग यूरिनेशन कोई इशू नहीं होता है, हम रास्ते में कहीं भी जा सकते हैं, मतलब परफेक्टली कंफर्टेबल है। अभी हम ट्रेवल भी कर रहे हैं तो हम और अच्छे से बता सकते हैं कि रांची ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ के रास्ते बाथरूम वाथरूम तो आप लोग जानते ही होंगे, तो रास्ते से जब ट्रेवल करते हैं रोड ट्रिप पे कोई बस कहीं रुकता है तो हम वही उठ करके आराम से यूरिन पास कर लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं होता है, कोई कुछ समझता भी नहीं है। सो हम परफेक्टली सेटिस्फाइड है मतलब अपने मेथोडियोप्लास्टी से। हाउएवर अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम अपने मेथोडियोप्लास्टी से इवन दो सेटिस्फाइड है, पर पर्सनली हम इवेंचुअली इसको मतलब इवेंचुअली हम फैलोप्लास्टी करने का भी सोच रहे हैं, कुछ लोग उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारा डिस्फोरिया लेवल थोड़ा सा हाई है, तो हम इवेंचुअली फैलोप्लास्टी भी परसू करेंगे, कंप्लीट हो जाने के बाद वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ऐसे। अरे दी बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आप जुड़े, आपने इतने अच्छे से सब कुछ शेयर किया। भाई हमारे साथ ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, ये जो हैं एकदम से। हिंदी ग्रुप में भी हैं, अंग्रेजी ग्रुप में भी हैं, दोनों ग्रुप में हैं हमारे टेलीग्राम पे। जी। तो अगर आपको कोई सवाल है आप टैग करके पूछ सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल इंसान है। इन्होंने जो है पैसे से भी एक दो बार जो है लड़कों की मदद करी है जब जरूरत थी, तो अपने आप से आगे से बोल करके। तो वही है कि हमारा तो कोई एनजीओ तो है नहीं, हमारा ना कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो ऐसे ही जब भाई सब आपस में जुड़े हुए हैं और वही सब मिल करके आगे मदद करते हैं। तो जी। अगर कोई भी सवाल आपका है, आप पूछना चाहते हैं इनसे, तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर मैं इनको जाने दूंगा, ये बाहर हैं कहीं पे। मैं फोन करा तो बोल के बेचारे समय निकाल कर आए हैं। तो अगर नहीं कोई नहीं कोई सवाल बात है नहीं, आप इतना कुछ कर रहे, हम थोड़ा कर लेंगे अपनी तरफ से। अरे धन्यवाद मेरे भाई। तो बताइए, जी। किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है इनसे कुछ? तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं तो अपनी तरफ से एक दो सवाल बस तुमसे पूछना चाहूंगा। तुम कितने हाँ समय हाँ। तक थे टेस्टोस्टेरोन पे, मेरियोडिप्लास्टी हम कराने से पहले? 2016 से रेस्टोरेंट पे, तो चार पाँच, 2000, 17, हाँ 18, 19, 4-5 20, साल से ऊपर। पाँच पाँच साल हाँ से, हाँ, हाँ तो वही है। और अच्छा अराउंड कितनी, इतना टाइम होता है तो ग्रोथ परफेक्ट रहता है हमको हाँ लगता है। वही हमें भी लगता है, कम से कम 3 साल जो है, हम्म, 3 4 साल तो रहना ही चाहिए। वही वही तो वही। कितना कितना हो गया था कुछ, इंचेस में होया था या सेंटीमीटर्स तक ही था हम इसका एक्चुअली ग्रोथ? कभी मेजर नहीं किए वैसे, ऑनेस्टली बोले तो कुछ लोग होते हैं मेजर करके रखते हैं, हम उतना मेजर नहीं किए, पर हम इतना समझते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक ग्रोथ नहीं होता है ना, तो आप स्टैंड टू यूरिनेशन नहीं कर पाएंगे नहीं बाहर। कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो चलिए। सर्टेन वाला ग्रोथ हमारे पास है, तो वो कोई इश्यूज नहीं है मेरे लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो चलिए। मैं तब भी आपको बुलाऊंगा, मैं एक ना हाउ टू हैव सेक्स करके करूंगा ट्रांसमेन के लिए, उसमें बुलाऊंगा आपको, उससे पहले मैं बात करूंगा फोन पे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस बारे में खुद भी बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारे ट्रांसमैन के सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत अरे इंटरेस्टिंग होगा, हम बात करने में इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो करते हैं हम, ठीक है। तो मैं जो है बाकी वहां पे फिर जो है ग्रुप में एक बार बता दूंगा तुम्हारा नाम टैग करके कि तुम हो। तो कोई सवाल होगा तो ग्रुप में ही पूछेंगे लड़के, पर्सनली परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सो मच भाई साहब जुड़ने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। आप जाइए और एंजॉय करिए जहाँ पे भी हैं आप, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए साथ में। थैंक यू, थैंक अच्छा, तो इसी के साथ ही फिर जो है सवाल मैं देख रहा हूँ कुछ है नहीं, तो हमारे दोनों भाई हैं जिन्होंने जुड़ के आप लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। एक तो ये हैं हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं जैसा मैंने बताया, और दूसरे जो प्रियांक भाई हैं वो तो हमारे एडमिन हैं, खैर तो बहुत काम करते हैं ग्रुप के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटी स्पिरिचुअल, हर बार बोलता हूँ, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बहुत काम कर रहे हैं वो। तो वो ग्रुप में हैं, और एडमिन है हमारे, आप जानते ही हो, प्रियांक अग्रवाल। तो आप उनको भी कभी भी टैग कर सकते हैं, है ना, तो अब उन्होंने भी एमएटडी प्लास्टिक कराई है। अच्छा दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि इतने अच्छे परिणाम जो है दोनों भाइयों ने, प्रियांक ने भी और इन्होंने भी, दोनों ने जो है अपना जो सर्जरी कराई है डॉक्टर तपेश्वर से कराई है मेटोइडी प्लास्टिक, तो मैं उनको जो है बुलाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं कि उनका इस महीने नहीं तो अगले महीने जो है उनको जो है कॉल पे बुला करके, और फिर आप लोगों के सवाल जो भी हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो जो है आज का, ये भी हम अपलोड करेंगे उसके ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर। एंड वहां पर अगर आपको कोई चीज़ है जो अभी ना समझ आई हो या जो आपसे मिस हो गई हो बीच में, तो आप उस पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है।
व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर कौशिक? डॉक्टर कौशिक के एक हैं भाई जिन्होंने कराई है अपनी उनकी उनसे, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। आप ग्रुप पे जो है मेरे को टैग कर देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मेरा नाम लेके बात कर लीजिएगा उनसे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ ही आज की कॉल खत्म। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी लोगों का साथ में जुड़ने के लिए। और अगले हफ्ते भी ऐसी ही किसी बहुत ही रोमांचक सी चीज के ऊपर जो बहुत ज्यादा हमारे काम की होगी उसके ऊपर मैं कॉल लेकर आऊंगा। एंड डू नॉट मिस दिस कॉल, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।